Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश का टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत करेंगे सिंगरौली से। ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मारी है, महिला की मौत हो गई है, पति घायल है, इलाज उसका किया जा रहा है। परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम किया है। जाम के चलते वाहन फंसे हैं, आवागमन बाधित हुआ है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, एसडीएम भी पहुंच चुके हैं। माडा थाना क्षेत्र के रैला का ये मामला बताया जा रहा है। देवास में एक लॉजिस्टिक कंपनी में आग लग गई है। आग क्यों लगी इसके पीछे की कोई वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। देवास औद्योगिक क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। देवास में एक लॉजिस्टिक कंपनी में आग लग गई, जिसके बाद आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग पर कंट्रोल पाने की जो कोशिश है लगातार वहां पर की जा रही है। हालांकि आग कैसे लगी इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। राजनांदगांव जिले में पहली ही बारिश ने लाखों करोड़ रुपए की लागत से बने ओवरब्रिज की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बरगा, मुसरा और अलीवारा गांव के 3 रेलवे ओवरब्रिज पर कहीं दरार पड़ गई है तो कहीं डामर उखड़ने लगा है। मामला सामने आने के बाद रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं, जबकि ठेकेदार मरम्मत में जुट गया है। एक रिपोर्ट आप देखें। ये तस्वीरें राजनांदगांव जिले के बरगा, मुसरा और अलीवारा गांव की हैं। यहाँ रेलवे ने करीब 80 करोड़ की लागत से 3 ओवरब्रिजों का निर्माण कराया, लेकिन पहली ही बारिश में कहीं दरारें पड़ गईं, तो कहीं डामर उखड़ने लगा। बरगा गांव में करीब 26 करोड़ की लागत से बने ओवरब्रिज का लोकार्पण हुए अभी 1 महीना ही हुआ है, लेकिन इतने कम समय में ही पुल पर चौड़ी दरारें दिखाई देने लगी हैं। कई जगह सड़कें 2 हिस्सों में बटी नजर आ रही है। वहीं मुसरा गांव में 28 करोड़ की लागत से बने ओवरब्रिज पर डामर उखड़ने लगा है। अलीवारा के ओवरब्रिज की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। इन ओवरब्रिजों से हर दिन बड़ी संख्या में लोग और वाहन गुजरते हैं। ऐसे में पुलों की मौजूदा हालत किसी बड़े हादसे के कारण बन सकती है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। राजनांदगांव में हुई पहली बारिश ने सभी प्रशासनिक दावों की पोल खोलकर रख दी है। इस वक्त हम मौजूद है राजनांदगांव के ग्राम मुसरा में, जहां पर ये रेलवे द्वारा ये ब्रिज बनाया गया था। आप देख सकते हैं पहली ही बारिश में ये जो ब्रिज के ऊपर जो डामरीकरण किया गया था यह धुल चुका है। इसके लिए अब जो यहाँ के जो ठेकेदार हैं उन्होंने लीपापोती का काम शुरू कर दिया है। सवाल ये उठता है कि इतनी करोड़ों की लागत से, लगभग 28 करोड़ की लागत से ये पुल निर्माण बताया जा रहा है। 28 करोड़ की लागत से जब ये पुल का निर्माण किया गया, उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार का नमूना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें सवाल उठता है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर किया गया, उसके बाद जो है प्रशासन जागा है। अब उन्होंने लीपापोती का काम यहाँ पर शुरू किया है। ये तो जून माह में कंप्लीट हो एकर ओपनिंग है, तो अभी बरसात लगिस ना तो पूरा वो गड्ढा हो गए। सामने पूरी रोड में दरारें आ गई है और आजू बाजू की जो दिशाएं हैं दब गया है। उसमें फिर से रिपेयरिंग और कंक्रीटिंग हो रहा है। उधर मामला सामने आने के बाद ठेकेदार ने जल्दबाजी में दरारों की मरम्मत और पैचवर्क का काम शुरू कर दिया है। इधर रेलवे प्रशासन ने ओवरब्रिजों की जांच कर रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। यहाँ का थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, कहीं ना कहीं त्रुटि तो हुई है, उसको अब सॉल्व करके जो भी होगा, अब बारिश के बाद होगा, तब तक जितना भी है हम उसको मेंटेन करके रोड चालू रहे, हम इतना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अभी तो शुरुआती है, कौन दोषी क्या, अभी तो पहले हम लोग इसको सही करेंगे, पहले पता करें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जिम्मेदारी तब तय की जाएगी। मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आज आप देख सकते हैं डामर के ऊपर सीमेंट का काम हो रहा है। ये साफ नजर आ रहा है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र से लेके राज्य तक के
पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जो भी संबंधित जो मुझे जानकारी मिली है कि वो मुंबई के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होना है जांच के पश्चात करेंगे। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए ओवरब्रिज पहली ही बारिश में सवालों की घेरे में है। फिलहाल मरम्मत का काम शुरू हो गया है, लेकिन पुलों की मौजूदा स्थिति लोगों की चिंता बढ़ा रही है। अब सबकी निगाहें रेलवे की जांच रिपोर्ट और दोषियों पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं। अक्षय साहू, IBC24, राजनांदगांव। और अब बात चंबल की। चंबल, जहां कभी डकैतों का खौफ था, उसी दौर में डकैतों पर नकेल कसने के लिए बना एक सख्त कानून अब नए विवाद में घिर चुका है। आरोप यह है कि जिस कानून का मकसद संगठित डकैत गिरोहों पर कार्रवाई करना था, अब उसका इस्तेमाल मोबाइल छीनने, मारपीट और अपहरण और बलवा जैसे मामलों में भी किया जा रहा है। नतीजा ये रहा कि पिछले 1 साल में 100 से ज्यादा लोग डकैती की गंभीर धाराओं में आरोपी बना दिए गए हैं। ये पूरा मामला समझने के लिए इस रिपोर्ट को आप देखें। एक समय था जब चंबल के नाम से ही लोग थर थर कांपते थे। बंदूक की गूंज, अपहरण, लूट। इसे रोकने के लिए 7 अक्टूबर 1981 को मध्य प्रदेश सरकार ने डकैती और व्यापारण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम लागू किया। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया और रीवा, सतना, ये 8 जिले इसके दायरे में आए। इस कानून की खासियत थी, इसमें जमानत नहीं मिलती और सुनवाई सिर्फ विशेष कोर्ट में होती है। बीते 1.5 दशक से चंबल में कोई डकैत नहीं बचा, लेकिन पुलिस ने रिकॉर्ड में अब भी डकैती की धाराएं लगा रखी है। मोबाइल छीनना, मारपीट, अपहरण, छोटे केस में भी धारा 11/13 लगा दी जा रही है। नतीजा, आरोपी को महीनों जमानत नहीं मिलती और उसका भविष्य खराब हो जाता है। इस अधिनियम का कोई उपयोग नहीं है। इसमें जो धाराएं वर्णित की गई हैं, वो धाराएं अब BNS में परिवर्तित नहीं की जा सकती है जब तक कि ऐसा कोई प्रावधान या कोई नोटिफिकेशन या अध्यादेश न लाया जाए कि इन धाराओं को उन धाराओं के साथ मिला के पढ़ा जाए। इसलिए नई धाराओं के तहत अगर इसमें मामला दर्ज होता है और इसका उपयोग होता है तो मैं उसे दुरुपयोग कहूँगा। 2 उदाहरण देखिए। केस 1, डबरा जमीन विवाद में वकील से मारपीट और चेन लूट, FIR में डकैती की धारा। केस 2, ग्वालियर PK यूनिवर्सिटी के कुलपति को बचाने के लिए 2 लॉ स्टूडेंट ने जज की गाड़ी ले ली, इंसानियत दिखाई, लेकिन उनके खिलाफ लूट डकैती का केस दर्ज किया गया। कांग्रेस कह रही है कि मासूम बच्चों पर डकैती की धाराएं लगाकर उनका करियर खत्म किया जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है FIR दर्ज होना गलत नहीं है, जांच में सच सामने आ जाता है। शासन कहती है हमने डाकुओं का सफाया कर दिया। अब ऐसे समय में 11-13 का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन देखने को आया है कि पुलिस इसको 11-13 को हथियार बनाकर आम लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, उन घटनाओं में भी 11-13 का उपयोग करके लोगों को पैनिक करना, लोगों को परेशान करना, लोगों को प्रताड़ित करना, ये यहाँ का पुलिस का फैशन बन गया है। कानून का दुरुपयोग कर अन्य किसी मामलों को लेकर उस धारा में फंसाने की कार्रवाई अगर सरकार या पुलिस करती है तो मेरा मानना है कि ये ठीक नहीं है। देखिए, ये कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और केंद्र सरकार ने जितने भी इस तरह के कानून थे उनको एबॉलिश भी किया, नए कानून भी बने। इधर दस्यु समस्या खत्म होने के बाद सरकार इसे कानून को खत्म करने पर विचार कर रही है। पुलिस मुख्यालय ने ग्वालियर, चंबल के IG समेत प्रशासनिक अधिकारियों से राय मांगी। मैं देख रहा हूँ 11/13 बहुत ही प्रकरण विशेष में ये लोग लगा रहे हैं, क्योंकि अभी प्रचलन में है ना कानून। जहाँ अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ ये धारा कुछ रेयर प्रकरणों में लगी है अभी, बाकी इसको मिनिमम कर दिया गया है और जैसा शासन लेगा, यदि इसको समाप्त कर दिया जाएगा तो ये धारा फिर कभी कहीं इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर जब चंबल की सूरत बदल गई तो सीरत बदलने वाला ये काला कानून कब बदलेगा? क्या 1981 का डकैती अधिनियम अब इतिहास बनेगा? देखना यह होगा कि सरकार इस कानून को कितनी जल्दी खत्म करती है। नासिर गौरी, IBC24, ग्वालियर। रीवा संभाग के मऊगंज जिले में पुलिस ने नशे के कारोबार पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध MD ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत शाहपुर थाना क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया
और मौके से करीब 360 ग्राम संदिग्ध एमडी ड्रग्स, 300 लीटर से ज्यादा रासायनिक पदार्थ, ड्रग्स बनाने के उपकरण और एक वाहन जब्त किया है। जब्त मशरूका की कुल कीमत करीब 1 करोड़ 28 लाख रुपए आंकी जा रही है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस अब ड्रग सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। इस बड़ी सफलता पर डीजीपी और रीवा जोन के आईजी ने पुलिस टीम को खास पुरस्कार देने की घोषणा भी की। 360 ग्राम एक पदार्थ है, एमडी मादक पदार्थ है। इसका मैथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामिन इसका पूरा केमिकल नेम है, मैथिलीन डाइऑक्साइड मेथाम्फेटामिन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। 4 आरोपीगण वहाँ मौके पर मिले, उनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के आधार पर जो भी आगे कार्रवाई बनेगी इसको हम करेंगे। कोरबा की एसईसीएल गेवरा परियोजना में हो रही हैवी ब्लास्टिंग का अब ग्रामीणों ने विरोध किया है, क्योंकि जान का खतरा उनके लिए बनती जा रही है। खदान से सटे नराई बोध गांव में लगातार हो रहे विस्फोट के चलते दहशत का माहौल है। ब्लास्टिंग के दौरान उड़कर आ रहे बड़े बड़े पत्थर सीधे लोगों के घरों पर गिर रहे हैं। इससे ग्रामीण खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लास्टिंग की तीव्रता इतनी तेज है कि मकानों की दीवारों में दरारें आ जा रही हैं। जो छत है वो क्षतिग्रस्त हो रही है। बोरवेल और कुएं भी धंसने लगे हैं। गांव में पेयजल का संकट गहराता जा रहा है। और सबसे गंभीर घटना 2 दिन पहले हुई, जब ब्लास्टिंग के दौरान एक बड़ा सा पत्थर एक मकान की एस्बेस्टस की सीट तोड़ते हुए सीधे कमरे के अंदर जा गिरा। उस वक्त परिवार घर में मौजूद था, लेकिन संयोगवश सभी की जान बच गई। सूचना मिली, एसईसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे, नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कब तक ग्रामीण दहशत के साए में जीते रहेंगे। ब्लास्टिंग इतना तेज होते कि हमारा अभी आज 2 सीट फूट गए। सीट के साथ साथ एक बच्चा भी बच गया अंदर में जो खाना खात रही से, और एक अभी क्रेट में कल वह सीट के बाहर में गिरे है, वह ओकर से ज़्यादा बड़े पत्थर है के वजह से मतलब पत्थर गिरे रही सीट में घर अंदर। नौकरी चाहिए और हमार मोजा चाहिए। अब बसावट नहीं देते तो मतलब पूरा सब चीज़ हमारे क्लियर करे, अब बसावट तो देते नहीं है। अयोध्या से एक बड़ी खबर आपको बता दें। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में सीसीटीवी में चोरी के सबूत मिले हैं। गणना में लगे कर्मचारी नोट की गड्डी छिपाते नजर आए हैं। 70 बार चोरी की घटना सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह बात सामने आ रही है। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट में सीसीटीवी में चोरी के सबूत मिले हैं। काउंटिंग के दौरान कर्मचारी नोट की गड्डी छिपाते दिखे हैं। 70 बार चोरी हुई है, रिपोर्ट में ये बात कही जा रही है। अपूर्व पाठक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपूर्व बताएं क्या अपडेट है। बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से चंदा चोरी का जो चढ़ावा चोरी का मामला प्रकरण बीते 7 जुलाई से शुरू हुआ था। हालांकि बरामदगी का जो सिलसिला था, यानी कि पैसे की बरामदगी का जो सिलसिला था वो 5 तारीख से ही यानी कि 5 जून से ही शुरू हो चुका था। जिस तरीके से टेस्ट को भनक लगी थी और चंपत राय के जो महासचिव रहे हैं उनके द्वारा लगातार इसकी जो है पैसे की रिकवरी की जा रही थी। उसी की निशानदेही पर लगातार सीसीटीवी भी सामने आया था कि अविनाश से पैसे लिए जा रहे थे। 2 बैग में पैसे एक गाड़ी में बैठा हुआ देखा गया था। उसके बाद अखिलेश यादव का ट्वीट आता है। फिर ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता है, लगातार विपक्ष का हमलावर होता है। लेकिन जिस तरीके से अंतरिम रिपोर्ट एसआईटी ने पेश की है तो उसमें कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा किया है कि 70 बार चोरी का जो सिलसिला था वो हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग जो 8 अभियुक्त हैं जो इस समय जेल में निरुद्ध हैं, उनको मैं बता दूं कि वो लगातार बाथरूम जाते हुए दिखे थे एसआईटी को। और इस पे भी आज बड़ी बैठक हुई है और बैठक में बाकायदा निर्णय लिया गया है कि जिस तरीके से इन लोग की कैसे नियुक्ति हुई राम मंदिर में, ये राम मंदिर में कैसे घुसे, ये सारे विषयों पर बाकायदा चर्चा हुआ है। क्योंकि अंतिम रिपोर्ट एसआईटी ने पेश कर दिया था, क्योंकि जिस तरीके से अनिल मिश्रा पर लगातार मतलब की आरोप लगाए जा रहे थे जी कि अनिल मिश्रा के द्वारा ये इनकी नियुक्ति हुई, कहीं ना कहीं एसआईटी ने भी इसको भी पेश किया है
कि हाँ अनिल मिश्रा ने ही जो है इनकी नियुक्ति कराई थी और इनके द्वारा ही पेश हुआ था। ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में अब जो ट्रस्ट के सदस्य हैं अनिल मिश्रा ये भी दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो अंतरिम रिपोर्ट आने तक ये बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं बड़े लोग इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी नजर बना के रखिएगा, पूर्व अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 13 जुलाई तक चलेगी। लेकिन नामांकन शुरू होने के बावजूद बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही प्रत्याशी के नाम को लेकर असमंजस के हालात हैं। बीजेपी में प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी है। पार्टी से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री आज देर शाम दिल्ली जा रहे हैं, जहां केंद्रीय नेतृत्व के साथ नाम को लेकर चर्चा हो सकती है। मामले में बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह का कहना है कि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा और उन्होंने जीत की गारंटी भी बताई है कि बीजेपी जीत रही है। इधर कांग्रेस में भी प्रत्याशी के नाम पर पेंच फंसा है। 3 दावेदारों के नाम पर चर्चा है। राजेंद्र भारती की सीट खाली होने के बाद उनके बेटे या पत्नी के नाम पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा पूर्व विधायक घनश्याम सिंह, अवधेश नायक का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक जीतू पटवारी राजेंद्र भारती के परिवार से किसी को टिकट देने के पक्ष में है। और कांग्रेस क्या कहती है ये आप सुन लें। भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा समय पर उम्मीदवार भी तय होगा। पार्टी में तो संगठन ही चुनाव लड़ता है, कमल का फूल ही हमारा उम्मीदवार होता है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से दतिया में चुनाव जीतने जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही कैंडिडेट डिक्लेयर करेगा, क्योंकि जिस तरीके से छल कपट करके भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव कराया है वो जनता जानती है और जनता जनार्दन होती है और करारा जवाब देने के लिए दतिया में तैयार है। और हमारा कैंडिडेट जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।